चंद्रकांता की कहानी में हमने अभी तक सुना कि विजयगढ़ में जालिम खान और आफत खान ने आतंक काट रखा है और इधर कुमार खो में घुसकर कुमारी चंद्रकांता की खोज कर रहे हैं। वहां उन्हें योगी जी का खत मिलता है और वो उनके मेहमान बन जाते हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। बयान 10। जो कुछ दिन बाकी था, दीवान हरदयाल सिंह ने जासूसों को इकट्ठा करने और समझाने बुझाने में बिताया। शाम को सब जासूसों को साथ ले हुक्म के मुताबिक महाराजा जयसिंह के पास बाग में हाजिर हुए। खुद महाराजा जयसिंह ने जासूसों से पूछा, तुम लोग जालिम खान का पता क्यों नहीं लगा सकते? इसके जवाब में उन्होंने अर्ज किया, महाराजा, हम लोगों से जहाँ तक बनता है कोशिश करते हैं, उम्मीद है पता लग जाएगा। महाराज ने कहा, आफत खां एक नया शैतान पैदा हुआ है। इसने अपने इश्तिहार में अपने मिलने का पता भी लिखा है। फिर क्यों नहीं तुम लोग उसी ठिकाने पर जाकर उसे गिरफ्तार करते हो? जासूसों ने जवाब दिया, महाराज, आफत खां ने अपने मिलने का ठिकाना टेटी चोटी लिखा है। अब हम लोग क्या जाने टेटी चोटी कहाँ है, कौन सा मोहल्ला है, किस जगह को इसने इस नाम में लिखा है, इसका क्या अर्थ है तथा हम लोग कहाँ जाएं? यह सुनकर महाराजा भी टेटी चोटी के फेर में पड़ गए। कुछ भी समझ में न आया। जासूसों को बेकसूर समझ कुछ न कहा, हाँ, डरा धमका कर और ताकीद करके रवाना कर दिया। अब महाराज को अपने जीने की उम्मीद कम रह गई। खौफ के मारे रात भर हाथ में तलवार लिए जागा करते, क्योंकि थोड़ा बहुत जो भरोसा था अपनी बहादुरी ही का था। दूसरे दिन इश्तिहार फिर शहर में चिपका हुआ पाया गया, जिसे पहरेदारों ने लाकर हाजिर किया। दीवान हरदयाल सिंह ने उसे पढ़कर सुनाया। देखना, खूब संभल कर रहना, बद्रीनाथ को गिरफ्तार कर चुका हूँ। अपने पहले वादे के मुताबिक कल 12 बजे रात को उसका सर लेकर तुम्हारे महल में हम लोग कई आदमी पहुंचेंगे। देखें कैसे गिरफ्तार करते हो। आफत खां। बयान 11। विजयगढ़ के पास भयानक जंगल में नाले के किनारे एक पत्थर की चट्टान पर दो आदमी आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं। चांदनी खूब छिटकी हुई है, जिसमें इन लोगों की सूरत और पोशाक साफ दिखाई पड़ती है। दोनों आदमियों में से जो दूसरे पत्थर पर बैठा हुआ है, उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की होगी। काला रंग, लंबा कद, काली दाढ़ी, सिर्फ जांघिया और चुस्त कुर्ता पहने हुए, तीर कमान और ढाल तलवार आगे रख एक घुटना जमीन के साथ लगाए बैठा है। बड़ी बड़ी काली और कड़ी मूछें ऊपर को चढ़ी हुई हैं। भूरी और खूंखार आंखें चमक रही हैं। चेहरे से बदमाशी और लुटेरापन झलक रहा है। इसका नाम जालिम खां है। दूसरा शख्स जो उसी के सामने वीरासन में बैठा है, उसका नाम आफत खां है। मझोला कद, लंबी दाढ़ी, चुस्त पायजामा और कुर्ता पहने, गंडासा सामने और एक छोटी सी गठरी बाईं तरफ रखे, जालिम खां की बात खूब गौर से सुनता और जवाब देता है। जालिम खां, तुम्हारे मिल जाने से बड़ा सहारा हो गया। आफत खां, इसी तरह मुझको तुम्हारे मिलने से, देखो ये गंडासा हाथ में लेकर, इसी से हजारों आदमियों की जानें जाएंगी। मैं सिवा इसके कोई दूसरा हरबा नहीं रखता। यह जहर से बुझाया हुआ है, जिसे जरा भी इसका जख्म लग जाए फिर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। जालिम, बहुत हैरान होने पर तुमसे मुलाकात हुई। आफत, मुझे तुमसे जरूर मिलना था, इसीलिए इश्तिहार चिपका दिए, क्योंकि तुम लोगों का कोई ठिकाना तो था नहीं जहाँ खोज था, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम अय्यारी जरूर जानते होगे, इसलिए अय्यारी बोली में अपना ठिकाना लिख दिया, जिससे किसी दूसरे की समझ में ना आए कि कहाँ बुलाया है। जालिम, ऐसी ही कुछ थोड़ी सी अय्यारी सीखी थी, मगर तुम इस फन में उस्ताद मालूम होते हो, तभी तो बद्रीनाथ को झट से गिरफ्तार कर लिया। आफत, उस्ताद तो मैं कुछ नहीं, मगर हाँ, बद्रीनाथ जैसे छोकरे के लिए बहुत हूँ। जालिम, जो चाहो कहो, मगर मैंने तुमको अपना उस्ताद मान लिया। जरा बद्रीनाथ की सूरत तो दिखा दो। आफत, हाँ हाँ, देखो, धड़ तो उसका गाड़ दिया, मगर सिर गठरी में बंधा है, लेकिन हाथ मत लगाना, क्योंकि इसे मसाले से तर किया है, जिससे कल तक सड़ न जाए। इतना कह आफत खान ने अपनी बगल वाली गठरी खोली, जिसमें बद्रीनाथ का सिर बंधा हुआ था। कपड़ा खून से तर हो रहा था। जितने आदमी उसके साथियों में से उस जगह थे, बद्रीनाथ की खोपड़ी देख खुशी के मारे उछलने लगे। जालिम, यह शख्स बड़ा शैतान था।
आफत, लेकिन मुझसे बचकर कहाँ जाता। जालिम, मगर उस्ताद तुम एक बात बड़ी बेढप कहते हो कि कल 12 बजे रात को महल में चलना होगा। आफत, बेढप क्या है, देखो कैसा तमाशा होता है। जालिम, मगर उस्ताद तुम्हारे इश्तेहार दे देने से उस वक्त वहाँ बहुत से आदमी इकट्ठे होंगे, कहीं ऐसा ना हो हम लोग गिरफ्तार हो जाएं। आफत, ऐसा कौन है जो हम लोगों को गिरफ्तार करे। जालिम, तो इसमें क्या फायदा है कि अपनी जान जोखिम में डाली जाए, वक्त टाल के क्यों नहीं चलते। आफत, तुम तो गधे हो, कुछ खबर भी है कि हमने ऐसा क्यों किया। जालिम, अब ये तो तुम ही जानो। आफत, सुनो मैं बताता हूँ, मेरी नीयत ये है कि जहां तक हो सके जल्दी से उन लोगों को मार पीट कर सब मामला खत्म कर दूं। उस वक्त वहां जितने आदमी मौजूद होंगे सभी को बस तुम मुर्दा ही समझ लो, बिना हाथ पैर हिलाए सभी का काम तमाम करूं तो सही। जालिम, भला उस्ताद ये कैसे हो सकता है। आफत, बटुए में से एक गोला निकाल कर और दिखा कर देखो, इस किस्म के बहुत से गोले मैंने बना रखे हैं जो एक एक तुम लोगों के हाथ में दे दूंगा। बस वहां पहुंचते ही तुम लोग इन गोलों को उन लोगों के हुजूम भीड़ में फेंक देना जो हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए मौजूद होंगे। गिरते ही ये गोले भारी आवाज के साथ फूट जाएंगे और इनमें से बहुत सा धुआं निकलेगा जिसमें वे लोग छिप जाएंगे। आंखों में धुआं लगते ही अंधे हो जाएंगे और नाक के अंदर जहां गया कि उन लोगों की जान गई। ऐसा जहरीला ये धुआं होगा। आफत खां की बात सुनकर सब के सब खुशी के मारे उछल पड़े। जालिम खां ने कहा, भला उस्ताद एक गोला यहाँ पटक के दिखाओ, हम लोग भी देख लें तो दिल मजबूत हो जाएगा। हाँ देखो। ये कहकर आफत खां ने वो गोला जमीन पर पटक दिया। इसके साथ ही एक आवाज के साथ गोला फट गया और बहुत सा जहरीला धुआं फैल गया, जिसको देखते ही आफत खां, जालिम खां और उसके साथी लोग जल्दी से हट गए। इस पर भी उन लोगों की आंखें सूज गईं और सिर घूमने लगा। ये देखकर आफत खां ने अपने बटुए में से मरहम की एक डिबिया निकाली और सभी की आंखों में वो मरहम लगाया तथा हाथ में मलकर सुंघाया, जिससे उन लोगों की तबीयत कुछ ठिकाने हुई और वे आफत खां की तारीफ करने लगे। जालिम, वाह उस्ताद, ये तो तुमने बहुत बढ़िया चीज बनाई है। आफत, क्यों, अब तो महल में चलने का हौसला हुआ। जालिम, शुक्र है जिसने तुम्हें मिला दिया। जो काम हम साल भर में करते सो तुम एक रोज में कर सकते हो। वाह उस्ताद वाह, अब तो हम लोग उछलते कूदते महल में चलेंगे और सभी को मार डालेंगे। लाओ एक एक गोला सभी को दे दो। आफत, अभी क्यों, जब चलने लगेंगे दे देंगे, कल का दिन जो काटना है। जालिम, अच्छा, लेकिन उस्ताद तुमने इतने दिनों बाद का इश्तेहार क्यों दिया, आज का ही दिन अगर मुकर्रर किया होता तो मजा आ जाता। आफत, हमने समझा कि बद्रीनाथ जरा चालाक है, शायद जल्दी हाथ ना लगे इसीलिए ऐसा किया, मगर ये तो मेरा बोदा निकला। जालिम, अब क्या करना चाहिए। आफत, इस वक्त तो कुछ नहीं, मगर कल 12 बजे रात को महल में चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जालिम, इसके कहने की कोई जरूरत नहीं, अब तो हम और तुम साथ ही हैं, जब जो कहोगे करेंगे। आफत, अच्छा, तो आज यहाँ से टलकर किसी दूसरी जगह आराम करना मुनासिब है, कल देखो क्या होता है। मैं तो कसम खा चुका हूँ कि महल में जाकर बिना सभी का काम तमाम किए एक दाना मुंह में न डालूंगा। जालिम, उस्ताद ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कमजोर हो जाओगे। आफत, बस चुप रहो, बिना खाए हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसके बाद वे सब वहां से उठकर एक तरफ को रवाना हो गए। बयान 12। वह दिन आ गया जब 12 बजे रात को बद्रीनाथ का सर लेकर आफत खां महल में पहुंचे। आज शहर भर में खलबली मची हुई थी। शाम ही से महाराजा जयसिंह खुद सब तरह का इंतजाम कर रहे थे। बड़े बड़े बहादुर और फुर्तीले जवान मर्द महल के अंदर इकट्ठा किए जा रहे थे। सभी में जोश फैलता जाता था। महाराज खुद हाथ में तलवार लिए इधर से उधर टहलते और लोगों की बहादुरी की तारीफ करके कहते थे, सिवा अपनी जान पहचान के किसी गैर को किसी वक्त कहीं देखो तो गिरफ्तार कर लो। और बहादुर लोग आपस में ढींग हाँक रहे थे कि यूं पकड़ूंगा यूं काटूंगा। महल के बाहर पहरे का इंतजाम कम कर दिया गया, क्योंकि महाराज को पूरा भरोसा था कि महल में आते ही आफत खां को गिरफ्तार कर लेंगे और जब बाहर पहरा कम रहेगा तो वो बखूबी महल में चला आएगा, नहीं तो दो चार पहरे वालों को मारकर भाग जाएगा।
महल के अंदर रोशनी भी खूब कर दी गई। तमाम महल दिन की तरह चमक रहा था। आधी रात बीतने ही वाली थी। पूरब की छत से 6 आदमी धमाधम कूदकर धड़धड़ाते हुए उस भीड़ के बीच में आकर खड़े हो गए, जहां बहुत से बहादुर बैठे और खड़े थे। सबके आगे वही आफत खां बद्रीनाथ का सिर हाथ में लटकाए हुए खड़ा था। खो वाले तिलिस्म के अंदर भाग में कुंवर वीरेंद्र सिंह और योगी जी में बातचीत होने लगी, जिसे वन कन्या और इनके यार बखूबी सुन रहे थे। कुमार, पहले ये कहिए, चंद्रकांता जीवित है या मर गई? योगी, राम राम, चंद्रकांता को कोई मार सकता है? वह बहुत अच्छी तरह से इस दुनिया में मौजूद है। कुमार, क्या उसकी मुझसे फिर मुलाकात होगी? योगी, जरूर होगी। कुमार, कब? योगी वन कन्या की तरफ इशारा करके, जब ये चाहेगी। इतना सुनकर कुमार वन कन्या की तरफ देखने लगे। इस वक्त उसकी अजीब हालत थी। बदन में घड़ी घड़ी कपकपी हो रही थी, घबराई सी नजर पड़ती थी। उसकी ऐसी गति देखकर एक दफा योगी ने अपनी कड़ी और तिरछी निगाह उस पर डाली, जिसे देखते ही वह संभल गई। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने भी इसे अच्छी तरह से देखा और फिर कहा, अगर आपकी कृपा होगी तो मैं चंद्रकांता से अवश्य मिल सकूंगा। योगी, नहीं, यह काम बिल्कुल, वन कन्या को दिखाकर, इसी के हाथ में है, मगर ये मेरे हुक्म में है। अस्तु, आप घबराते क्यों हैं? और जो जो बातें आपको पूछनी हो पूछ लीजिए, फिर चंद्रकांता से मिलने की तरकीब भी बता दी जाएगी। कुमार, अच्छा ये बताइए, ये वन कन्या कौन है? योगी, ये एक राजा की लड़की है। कुमार, मुझ पर इसने बहुत उपकार किए हैं, इसका क्या सबब है? योगी, इसका यही सबब है कि कुमारी चंद्रकांता में और इसमें बहुत प्रेम है। कुमार, अगर ऐसा है तो मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? योगी, तुम्हारे साथ शादी करने की इसे कोई जरूरत नहीं, और ना यह तुमको चाहती ही है, केवल चंद्रकांता की जिद से लाचार है, क्योंकि उसको यही मंजूर है। योगी की आखिरी बात सुनकर कुमार मन में बहुत खुश हुए और फिर योगी से बोले, जब चंद्रकांता में और इनमें इतनी मोहब्बत है तो यह उसे मेरे सामने क्यों नहीं लाती? योगी, अभी उसका समय नहीं है। कुमार, क्यों? योगी, जब राजा सुरेंद्र सिंह और जय सिंह को आप यहाँ लाएंगे, तब यह कुमारी चंद्रकांता को लाकर उनके हवाले कर देगी। कुमार, तो मैं अभी यहाँ से जाता हूँ, जहाँ तक होगा उन दोनों को लेकर बहुत जल्दी आऊँगा। योगी, मगर पहले हमारी एक बात का जवाब दे दो। कुमार, वह क्या? योगी वन कन्या की तरफ इशारा करके, इस लड़की ने तुम्हारी बहुत मदद की है और तुमने तथा तुम्हारे अय्यारों ने इसे देखा भी है। इसका हाल और कौन कौन जानता है, और तुम्हारे अय्यारों के सिवा इसे और किस किस ने देखा है? कुमार, मेरे और फतेह सिंह के अलावा इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। आज ये अय्यार लोग इनकी तरफ देख रहे हैं। वन कन्या, एक दफा ये तेज सिंह की तरफ बताकर मुझसे मिल गए हैं, मगर शायद वह हाल इन्होंने आपसे ना कहा हो, क्योंकि मैंने कसम दे दी थी। यह सुनकर कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखा। उन्होंने कहा, जी हाँ, ये उस वक्त की बात है जब आपने मुझसे कहा था कि आजकल तुम लोगों की अय्यारी में जंग लग गई है। उस समय मैंने कोशिश करके इनसे मुलाकात की और कहा, अपना पूरा हाल मुझसे जब तक ना कहेंगी मैं ना मानूंगा और आपका पीछा न छोड़ूंगा। तब इन्होंने कहा, एक दिन वह आएगा कि चंद्रकांता और मैं कुमार की कहलाएंगी, मगर इस वक्त तुम मेरा पीछा मत करो, नहीं तो तुम ही लोगों के काम का हर्ज होगा। तब मैंने कहा, अगर आप इस बात की कसम खाएं कि चंद्रकांता कुमार को मिलेंगी तो इस वक्त मैं यहाँ से चला जाऊं। इन्होंने कहा, तुम भी इस बात की कसम खाओ कि आज का हाल तब तक किसी से ना कहोगे जब तक मेरा और कुमार का सामना ना हो जाए। आखिर इस बात की हम दोनों ने कसम खाई, यही सबब है कि पूछने पर भी मैंने यह सब हाल किसी से नहीं कहा। आज इनका और आपका पूरी तरह से सामना हो गया, इसीलिए कहता हूँ। योगी कुमार से, अच्छा, तो इस लड़की को सिवा तुम्हारे तथा यारों के और किसी ने नहीं देखा, मगर इसका हाल तो तुम्हारे लश्कर वाले जानते होंगे कि आजकल कोई नई औरत आई है जो कुमार की मदद कर रही है। कुमार, नहीं, ये हाल भी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि सिवा अय्यारों के मैं और किसी से इनका हाल कहता ही ना था, और अय्यार लोग सिवा अपनी मंडली के दूसरे को किसी बात का पता क्यों देने लगे। हाँ, इनके नकाबपोश सवारों को हमारे लश्कर वालों ने कई दफ़ा देखा है, और इनका खत लेकर भी। जब जब कोई हमारे पास गया तब तब हमारे लश्कर वालों ने देखकर शायद कुछ समझा हो। योगी, इसका कोई हर्ज नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी जुबानी राजा सुरेंद्र सिंह और जय सिंह ने भी इसका कुछ हाल सुना है? कुमार, उन्होंने नहीं सुना। हाँ, तेज सिंह के पिता जीत सिंह से मैंने सब हाल जरूर कह दिया था, शायद उन्होंने मेरे पिताजी से कहा हो।
योगी, नहीं जीत सिंह, यह सब हाल तुम्हारे पिता से कभी ना कहेंगे, मगर अब तुम इस बात का खूब ख्याल रखो कि वन कन्या ने जो जो काम तुम्हारे साथ किए हैं उनका हाल किसी को ना मालूम हो। कुमार, मैं कभी ना कहूँगा, मगर आप ये तो बताएं कि इनका हाल किसी से ना कहने से क्या फायदा सोचा है। अगर मैं किसी से कहूँगा तो इसमें इनकी तारीफ ही होगी। योगी, तुम लोगों के बीच में चाहे इसकी तारीफ हो, मगर जब ये हाल इसके माँ बाप सुनेंगे तो उन्हें कितना रंज होगा, क्योंकि एक बड़े घर की लड़की का पराये मर्द से मिलना और पत्र व्यवहार करना तथा ब्याह का संदेश देना इत्यादि कितने ऐब की बात है। कुमार, हाँ ये तो ठीक है। अच्छा, इनके माँ बाप कौन है और कहाँ रहते हैं। योगी, इसका हाल भी तुमको तब मालूम होगा जब राजा सुरेंद्र सिंह और महाराज जयसिंह यहाँ आएंगे और कुमारी चंद्रकांता उनके हवाले कर दी जाएगी। कुमार, तो आप मुझे हुक्म दीजिए कि मैं इसी वक्त उन लोगों को लाने के लिए यहाँ से चला जाऊं। योगी, यहाँ से जाने का भला ये कौन सा वक्त है, क्या शहर का मामला है। रात भर ठहर जाओ, सुबह को जाना, रात भी अब थोड़ी ही रह गई है, कुछ आराम कर लो। कुमार, जैसी आपकी मर्जी। गर्मी बहुत थी, इस वजह से उसी मैदान में कुमार ने सोना पसंद किया। इन सभी के सोने का इंतजाम योगी जी के हुक्म से उसी वक्त कर दिया गया। इसके बाद योगी जी अपने कमरे की तरफ रवाना हुए और वन कन्या भी एक तरफ चली गई। थोड़ी सी रात बाकी थी, वो भी उन लोगों की बातचीत करते बीत गई। अभी सूरज नहीं निकला था कि योगी जी अकेले फिर कुमार के पास आ मौजूद हुए और बोले, मैं रात को एक बात कहना भूल गया था, सो इस वक्त समझा देता हूँ। जब राजा जयसिंह इस खो में आने के लिए तैयार हो जाएं, बल्कि तुम्हारे पिता और जयसिंह दोनों मिलकर इस खो के दरवाजे तक आ जाएं, तब पहले तुम उन लोगों को बाहर ही छोड़कर अपने अय्यारों के साथ यहाँ आकर हमसे मिल जाना। इसके बाद उन लोगों को यहाँ लाना और इस वक्त स्नान पूजा से छुट्टी पाकर तब यहाँ से जाओ। कुमार ने ऐसा ही किया, मगर योगी जी की आखिरी बात से इनको और भी ताज्जुब हुआ कि हमें पहले क्यों बुलाया। कुछ खाने का सामान हो गया। कुमार और उनके अय्यारों को खिला पिलाकर योगी ने विदा कर दिया। दोहरा कर लिखने की कोई जरूरत नहीं। खो में घूमते फिरते कुंवर वीरेंद्र सिंह और उनके अय्यार जिस तरह इस बाग में आए थे, उसी तरह इस बाग से दूसरे और दूसरे से तीसरे में होते हुए खो से बाहर हुए। एक घने पेड़ के नीचे कुमार को बैठाकर देवी सिंह कुमार के लिए घोड़ा लाने नौगढ़ चले गए। थोड़ा दिन बाकी था जब देवी सिंह घोड़ा लेकर कुमार के पास पहुंचे, जिस पर सवार होकर कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों के साथ नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। नौगढ़ पहुंचकर अपने पिता से मुलाकात की और महल में जाकर अपनी माता से मिले। अपना कुल हाल किसी से नहीं कहा। हाँ, पन्ना लाल वगैरह की जुबानी इतना हाल इनको मिला कि कोई जालिम खा इन लोगों का दुश्मन पैदा हुआ है, जिसने विजयगढ़ में कई खून किए हैं और वहां की रियाया उसके नाम से कांप रही है। पंडित बद्रीनाथ उनको गिरफ्तार करने गए हैं। उनके जाने के बाद यह भी खबर मिलती है कि एक आफत खां नाम का दूसरा शख्स पैदा हुआ है, जिसने इस बात का इश्तिहार दे दिया है कि किस रोज बद्रीनाथ का सिर लेकर महल में पहुंचेगा। देखो मुझे कौन गिरफ्तार करता है। इन सब खबरों को सुनकर कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी बहुत घबराए और सोचने लगे कि जिस तरह हो विजयगढ़ पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे वक्त में वहां पहुंचकर महाराज जयसिंह की मदद ना करेंगे और उन शैतानों के हाथ वहां की रियाया को न बचाएंगे तो कुमारी चंद्रकांता को हमेशा के लिए ताना मारने की जगह मिल जाएगी और हम उसके सामने मुंह दिखाने लायक भी न रहेंगे। इसके बाद यह भी मालूम हुआ कि जीत सिंह 15 दिनों की छुट्टी लेकर कहीं गए हैं। इस खबर ने तेज सिंह को परेशान कर दिया। वो इस सोच में पड़ गया कि उनके पिता कहाँ गए, क्योंकि उनकी बिरादरी में कहीं कुछ काम न था जहाँ जाते, तब इस बहाने से छुट्टी लेकर क्यों गए। तेज सिंह ने घर जाकर अपनी माँ से पूछा, हमारे पिता कहाँ गए। जवाब में माँ ने कहा, बेटा क्या यारों के घर की औरतें इस लायक होती हैं कि उनके मालिक अपना ठीक ठाक हाल उनसे कहा करें। इतना सुनकर तेज सिंह चुप हो गए। दूसरे दिन राजा सुरेंद्र सिंह के पूछने पर तेज सिंह ने इतना कहा, हम लोग कुमारी चंद्रकांता को खोजने के लिए खो में गए थे। वहां एक योगी से मुलाकात हुई, जिसने कहा कि अगर महाराज सुरेंद्र सिंह और महाराज जयसिंह को लेकर यहाँ आओ तो मैं चंद्रकांता को बुलाकर उसके बाप के हवाले कर दूं। इसी सबब से हम लोग आपको और महाराज जयसिंह को लेने आए हैं। राजा सुरेंद्र सिंह ने खुश होकर कहा, हम तो अभी चलने को तैयार हैं, मगर महाराज जयसिंह तो ऐसी आफत में फंस गए कि कुछ कह नहीं सकते। पंडित बद्रीनाथ यहाँ से गए हैं, देखे क्या होता है, तुमने तो वहां का हाल सुना ही होगा।
तेज सिंह, मैं सब हाल सुन चुका हूँ, हम लोगों को वहां पहुंचकर मदद करना मुनासिब है। सुरेंद्र सिंह, मैं खुद यह कहने को था कि कुमार की क्या राय है, वे जाएंगे या नहीं। तेज सिंह, आप खुद जानते हैं कि कुमार काल से भी डरने वाले नहीं, और जालिम खां क्या चीज है। राजा, ठीक है, मगर किसी वीर पुरुष का मुकाबला करना हम लोगों का धर्म है, और चोर तथा डाकुओं या यारों का मुकाबला करना तुम लोगों का काम है। क्या जाने वह छिपकर कहीं कुमार पर ही घात कर बैठे। तेज सिंह, वीरों और बहादुरों से लड़ना कुमार का काम है सही, मगर दुष्ट चोर या डाकू या और किसी की भी क्या मजाल है कि हम लोगों के रहते कुमार का बाल विवाह का कर जाए। राजा, हम लोग तो नाम के आगे जान को कोई चीज नहीं समझते, मगर दुष्ट घातियों से बचे रहना भी धर्म है। सिवाय इसके कुमार के वहां गए बिना भी कोई हर्ज नहीं है। अस्तु तुम लोग जाओ और महाराजा जयसिंह की मदद करो। जब जालिम खां गिरफ्तार हो जाए तो महाराज को सब हाल कह सुनाकर यहाँ पर लेते आना, फिर हम भी इनके साथ होकर खो में चलेंगे। राजा सुरेंद्र सिंह की मर्जी कुमार को इस वक्त विजयगढ़ जाने देने की नहीं समझकर और राजा से बहुत जिद करना भी बुरा ख्याल करके तेज सिंह चुप ही रहे। अकेले ही विजयगढ़ जाने के लिए महाराज से हुक्म लिया और उनके खास हाथ का लिखा हुआ खत का खलीता लेकर विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुछ दूर जाकर दोपहर की धूप घने जंगल के पेड़ों की झुरमुट में काटी और ठंडे हो रवाना हुए। विजयगढ़ पहुंचकर महल में आधी रात को ठीक उस वक्त पहुंचे जब बहुत से जवां मर्दों की भीड़ जुटी हुई थी। हर एक आदमी चौकन्ना होकर हर तरफ देख रहा था। यकायक पूरब की छत से धमाधम 6 आदमी कूदकर बीचों बीच भीड़ में आ खड़े हुए, जिनके आगे आगे बद्रीनाथ का सिर हाथ में लिए आफत खां था। तेज सिंह को अभी तक किसी ने नहीं देखा था। इस वक्त इन्होंने ललकार कर कहा, पकड़ो इन नालायकों को, अब देखते क्या हो। इतना कहकर अपना कमंद फैलाकर उन लोगों की तरफ फेंका। तब तक बहुत से आदमी टूट पड़े। उन लोगों के हाथ में जो गेंद मौजूद थी जमीन पर पटकने लगे, मगर कुछ नहीं, वहां तो मामला ही ठंडा था। गेंद क्या थी, धोखा था। सब कुछ करते धरते न बन पड़ा और सब के सब गिरफ्तार हो गए। अब तेज सिंह को सभी ने देखा। आफत खां ने भी इनकी तरफ देखा और कहा, तेज मेमचे बद्री। इतना सुनते ही तेज सिंह ने आफत खां का हाथ पकड़कर इनको सभी से अलग कर लिया और हाथ पैर खोल गले से लगा लिया। सभी लोग शोरगुल मचाने लगे, हाँ हाँ, ये क्या करते हो, ये तो बड़ा भारी दुष्ट है, इसी ने तो बद्रीनाथ को मारा है। देखो, इसी के हाथ में बेचारे बद्रीनाथ का सिर है। तुम्हें क्या हो गया, इसके साथ नेकी करते हो। तेज सिंह ने घुड़क कर कहा, चुप रहो, कुछ खबर भी है कि ये कौन है। बद्रीनाथ को मारना क्या खेल हो गया है। तेज सिंह की इज्जत को सभी लोग जानते थे, किसी की मजाल न थी कि उनकी बात काटता। आफत खां को उनके हवाले करना ही पड़ा, मगर बाकी 5 आदमियों को खूब मजबूती से बांधा। आफत खां का हाथ भी तेज सिंह ने छोड़ दिया और साथ साथ लेकर महाराज जयसिंह की तरफ चले। चारों तरफ धूम मची थी कि जालिम खां और उसके साथियों के गिरफ्तार हो जाने पर भी लोग कांप रहे थे। महाराज भी दूर से सब तमाशा देख रहे थे। तेज सिंह को आफत खां के साथ अपनी तरफ आते देख घबरा गए। म्यान से तलवार खींच ली। तेज सिंह ने पुकार कर कहा, घबराइए नहीं, हम दोनों आपके दुश्मन नहीं है। ये जो हमारे साथ हैं और जिन्हें आप कुछ और समझे हुए हैं, वास्तव में पंडित बद्रीनाथ हैं। अब महाराज जयसिंह का जी कुछ ठिकाने हुआ। पूछा, बद्रीनाथ उनके साथ क्यों थे। बद्रीनाथ, महाराज, अगर मैं उनका साथी न बनता तो उन लोगों को यहाँ तक लाकर गिरफ्तार कौन करा था। महाराज, तुम्हारे हाथ में ये सिर किसका लटक रहा है। बद्रीनाथ, मोम का, बिल्कुल बनावटी। अब तो धूम मच गई कि जालिम खां को बद्रीनाथ अय्यार ने गिरफ्तार कराया। इनके चारों तरफ भीड़ लग गई, एक पर एक टूटा पड़ता था। बड़ी मुश्किल से बद्रीनाथ उस झुंड से अलग कर दिए गए। जालिम खां वगैरह को भी मालूम हो गया कि आफत खां कृपानिधान बद्रीनाथ ही थे, जिन्होंने हम लोगों को बेढब धोखा देकर फंसाया। मगर इस वक्त कर क्या सकते थे, हाथ पैर सभी के बंधे थे, कुछ जोर नहीं चल सकता था। लाचार होकर बद्रीनाथ को गालियां देने लगे। सच है कि जब आदमी की जान पर आ बनती है तब जो मन में आता है बकता है। बद्रीनाथ ने उनकी गालियों का कुछ ख्याल न किया, बल्कि उन लोगों की तरफ देखकर हंस दिया। इसके बाद बहुत से आदमी, बल्कि महाराजा तक हंस पड़े। महाराज के हुक्म से सब आदमी महल से बाहर कर दिए गए। सिर्फ थोड़े से मामूली उम्दा लोग रह गए और महल के अंदर ही कोठरी में हाथ पैर जकड़ जालिम खां और उसके साथी बंद कर दिए गए।
पानी मंगवाकर बद्रीनाथ के हाथ पैर धुलवाए गए। इसके बाद दीवान खाने में बैठकर बद्रीनाथ से सब खुलासा हाल जालिम खां के गिरफ्तार करने का पूछने लगे, जिसको सुनने के लिए तेज सिंह भी व्याकुल हो रहे थे। बद्रीनाथ ने कहा, महाराजा, इस दुष्ट जालिम खां से मिलने की पहली तरकीब मैंने ये की कि अपना नाम आफत खां रखकर इश्तेहार दिया और अपने मिलने का ठिकाना ऐसी बोली में लिखा कि सिवा उसके या यारों के किसी की समझ में ना आए। यह तो मैं जानता ही था कि यहाँ इस वक्त कोई अय्यार नहीं है जो मेरी इस लिखावट को समझेगा। महाराज, हाँ, ये ठीक है, तुमने अपने मिलने का ठिकाना टेटी चोटी लिखा था, इसका क्या अर्थ है? बद्रीनाथ, अय्यारी बोली में टेटी चोटी भयानक नाले को कहते हैं। इसके बाद बद्रीनाथ ने जालिम खां से मिलने का और गेंद का तमाशा दिखाकर धोखे की गेंद उन लोगों के हवाले कर भुलावादे महल में ले आने का पूरा पूरा हाल कहा, जिसको सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और इनाम में बहुत सी जागीर बद्रीनाथ को देनी चाहिए, मगर उन्होंने उसे लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि बिना मालिक की आज्ञा के मैं आपसे कुछ ले नहीं सकता। उनकी तरफ से मैं जिस काम पर मुकर्रर किया गया था, जहाँ तक हो सका उसे पूरा कर दिया। इस तरह के बहुत से उज्र बद्रीनाथ ने किए, जिसको सुन महाराजा और भी खुश हुए और इरादा कर लिया कि किसी और मौके पर बद्रीनाथ को बहुत कुछ देंगे, जबकि वे लेने से इनकार न कर सकेंगे। बातों ही बातों में सवेरा हो गया। तेज सिंह और बद्रीनाथ महाराज से विदा हो दीवान हरदयाल सिंह के घर आ गए। आज चंद्रकांता की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले अंक में जानेंगे कि कुमारी चंद्रकांता और कुमार का मिलन हुआ या नहीं।